बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेग, इम्पल्स क्या होता है। आवेग का मतलब है, हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि किसी बाल को दीवार पे मारा जाए तो बाल वापस लौट के आती है। क्रिकेट के बल्ले से बाल को मारा जाए, बाउंड्री के बाहर चली जाती है। हथौड़े से कील पे मारा जाए, कील धंस जाता है। ये सब चीज़ों को देखा जाए तो आप देखेंगे इसमें क्या कि जो बॉल है और दीवार पर फोर्स लगाती है तो अल्प समय के लिए होता है। अल्प समय, बहुत, यानी कब फोर्स लगा और कितना टाइम लगा, यह एक साथ होता है और बहुत कम समय के लिए होता है। ये फोर्स और टाइम, इन दोनों का जो मल्टीपल होता है यही कहलाता है आवेग। और लगने वाला जो दीवार पर फोर्स है उस फोर्स को बोलते हैं आवेगी फोर्स। आवेगी यानी इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, आवेगी बल या इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। और ये फोर्स और जितने टाइम के लिए लगता है उस पर फोर्स, उन दोनों का मल्टीपल कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो उसे कहते हैं बल का आवेग या आवेग। इसे बोलते हैं इम्पल्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। किसी वस्तु पर कार्यरत औसत आवेगी बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत आवेगी बल F, यदि किसी वस्तु पर कार्यरत आवेगी बल F सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी के लिए हो तो आवेग इज इक्वल टू औसत बल या बल इंटू समयांतराल। आवेग इम्पल्स आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। इसका मात्रक देखिए, आवेग का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन सेकेंड। और बीमी सूत्र हो जाएगा बल का बीमा याम याल टी पर -2, समय की बीमा टी, तो यह हो गया याम याल टी पर -1। आवेग तथा संवेग में संबंध, दोनों में रिलेशन क्या होता है। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से दूसरा नियम क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, या इसी को कहते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कॉल्ड इज फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं फोर्स। परंतु अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, एफ इंटू डी टी बराबर डी पी, इक्वेशन नंबर 1। अब लिख सकते हैं इसे आवेग आई इक्वल टू होता है एफ इंटू डेल्टा टी या डी टी,
एफ इंटू डेल्टा टी कहिए या डी टी, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, इसलिए आई इज इक्वल टू डी पी या आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी आवेग क्या हो गया, आवेग इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन। तो कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। दैनिक जीवन में आवेग के उदाहरण। देखिए इसमें आपको बताया गया है F इज इक्वल टू होता है आवेग, I इक्वल टू होता है डेल्टा पी। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं और I इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, या F इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। इसे समझिए आप, या संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। प्रश्न पूछता है क्रिकेट के मैदान में जो खिलाड़ी होता है बॉल को जब कैच करता है तो हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। क्यों, क्या वजह है कि पीछे की ओर खींचता, क्यों नहीं यहीं पर स्ट्रेट करके पकड़ लेता है। जब ऊपर से गेंद आती है, ऐसी गेंद जब आती है तो खिलाड़ी हाथ में जब गेंद ये पहुंचता है यहाँ से, तो ये गेंद हाथ पर फोर्स लगाती है और फोर्स लगने के कारण हाथ भी गेंद पर फोर्स लगाता है, जिससे गेंद बाहर की ओर गिर जाता है। लेकिन जब इसको पीछे की ओर खींचेंगे बॉल की दिशा में, यानी फोर्स की दिशा में, जब पीछे की ओर ऐसे ऐसे खींचेंगे तो इसके वेलोसिटी में धीरे धीरे क्या होगी, कमी होगी। अब इसके पास वेलोसिटी भी है और मास भी है, तो m और v के मल्टीपल को कहते हैं संवेग। जब यहाँ पर टच किया तो उस समय संवेग मान लीजिए p1 था और खींच के लाया यहाँ पर, तो यहाँ पर संवेग क्या था, p2 था। तो संवेग में परिवर्तन होने में टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। या संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है इसमें टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा। अगर यहीं पर हाथ को पकड़े रहें तो बहुत कम समय में संवेग में परिवर्तन होगा, तो टाइम कम होगा। और संवेग में परिवर्तन अगर उतना ही हो और टाइम कम हो तो फोर्स अधिक लगेगा। अब फोर्स जब अधिक लगेगा तो हाथ पर चोट ज़्यादा लगेगी, और हाथ पर चोट ज़्यादा लगेगा तो बॉल बाहर की ओर गिर जाएगी। जब इसको पीछे की ओर खींचते हैं तो संवेग में परिवर्तन होते जीरो होने में टाइम अधिक लगता है। जब टाइम अधिक लगेगा तो हाथ पर फोर्स क्या होगा, कम लगेगा, और हाथ पर फोर्स का मतलब चोट कम लगेगा, तो गेंद हाथ से छूट करके बाहर की ओर नहीं गिरेगी। ये मतलब होता है इसका। तो कह सकते हैं कि जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है या पकड़ता है तो हाथ को गेंद की दिशा में पीछे की ओर खींचता है, जिससे संवेग में परिवर्तन होने में ज़्यादा समय लगता है, जिसके कारण ज़्यादा समय लगेगा, जिसके कारण हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाता है और बॉल आसानी से हाथ के पकड़ में आ जाती है या हाथ से छूट करके बाहर की ओर नहीं गिरती है। नंबर 1। नंबर 2 में अगर पूछा जाए, कहा जाए आपसे कि ऊंचाई से सीमेंटेड फर्श पर कूदना और ऊंचाई से, ये सीमेंटेड फर्श है ऐसे, और ये ऊंचाई से कोई व्यक्ति कूद रहा है, ये सीमेंटेड फर्श है, और रेत पर कूदे तो चोट सबसे अधिक लगती है फर्श पर, रेत पर चोट कम लगती है। ऐसा क्यों होता है? जब यह व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर कूदता है, आता है, और जो ही सीमेंट से संपर्क करेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ होगी। ऊपर से आ रहा है तो उसके पास मोमेंटम है, मोमेंटम m इंटू v, वेलोसिटी भी है और मास भी है। और वेलोसिटी बढ़ते जब यहाँ पर आएगा तो संवेग उसके पास है, और जो टकराएगा तो बहुत कम समय अंतराल में, बहुत कम, डेल्टा t टेंस टू 0,
बहुत कम समय अंतराल में इसका संवेग 0 हो जाएगा। और टाइम जब 0 हो जाएगा तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, टाइम कम, फोर्स का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और पैर पर, शरीर पर चोट ज़्यादा लगती है, जिससे पैर क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। और वही जब रेत पर कूदता है तो यहाँ पर संवेग अगर P1 है तो इसमें धंसता है, धीरे 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 यहाँ पर आकर के इसका संवेग 0 होता है और टाइम ज़्यादा लगता है। जब टाइम का मान बढ़ जाएगा, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उस समय फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और चोट क्या होगी, कम लगेगी। इसलिए रेत पर कूदने पर चोट कम लगती है और उसी ऊंचाई से सीमेंटेड फर्श पर कूदने पर चोट अधिक लगती है। एक क्वेश्चन और आता है, इस पर और भी पूछते हैं, बहुत सी चीज़ों को क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें। जैसे कांच का आपका जो भी सामान होता है कांच के, उनको या तो कपड़ों में लपेटते हैं, पेपर में लपेटते हैं, तिनकों में लपेटते हैं और लपेट करके ले जाते हैं। या गाड़ियों में सॉकर लगा होता है, स्प्रिंग लगा होता है, वो क्यों लगा होता है? जब गड्ढे में गाड़ी गिरती है तो स्प्रिंग क्या करता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने का मतलब ये हुआ उसके संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे होता है और फोर्स क्या लगती है, कम लगती है। टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम लगता है, इसलिए चोट कम लगता है। जो गाड़ी पर व्यक्ति बैठा है उसको फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा। वैसे ही कांच का जो सामान है उसको पेपर में, कपड़े में या तिनके में लपेट देंगे तो उसके संवेग में परिवर्तन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। संवेग में परिवर्तन होने में ज़्यादा टाइम जब टेकन अधिक हो जाएगा तो उस पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा और सामान टूटने से क्या होगा, बच जाएगा। क्वेश्चन है, कोई ये गेंद है, ऐसे गेंद है और ये गेंद 100 ग्राम की है, और ये गेंद 100 ग्राम की है। यहाँ पर m = 100 ग्राम, और यह जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऐसे गतिमान है, 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। एक लड़का है, इसे क्या करता है, इसको रोक देता है। कितने सेकेंड में? डेल्टा t बराबर 0.02 सेकेंड में लड़का इस गेंद को क्या करता है, रोक देता है। तो कह रहा है बताइए इस पर आवेग कितना होगा और लड़के द्वारा बाल को रोकने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए ये प्रारंभिक वेग दिया है, ये अंतिम वेग, रोक देगा तो अंतिम वेग 0, और उसका मास है 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम का मतलब हुआ 100 × 10⁻³ किलोग्राम, यानी 10.1 किलोग्राम, इतने किलोग्राम की गेंद है। तो सबसे पहले निकालते हैं, आवेग पूछा है तो हम जानते हैं आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, यानी आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। I = प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, m कॉमन यानी u - v। m की वैल्यू 0.1, u की वैल्यू दिया है 10, अंतिम वेग 0, तो यह होगा 0.1 × 10 = 1, यह हो जाएगा 1 न्यूटन सेकेंड, 1 न्यूटन सेकेंड। I निकल गया। इम्पल्स फोर्स पूछा है तो आप जानते हैं आवेग I बराबर होता है F × ΔT, तो F = I/ΔT। I की वैल्यू 1, ΔT की वैल्यू 0.02, ऊपर 2 0 हो जाएगा, नीचे 2, बराबर 50 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक हथौड़ा है 1 किलोग्राम का है और एक कील है, उस कील के ऊपर ऐसे प्रहार किया जाता है तो हथौड़े का जो प्रारंभिक वेग है वह 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और वह कील पे जाके टकराएगा तो कील का वो प्रारंभिक वेग होगा, और कील पर जब मारता है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से तो कील 10 सेंटीमीटर दीवार में धंस जाती है,
यानी कील द्वारा चली गई दूरी है 10 सेंटीमीटर या 10.1 मीटर, धंस जाती है तो कील का अंतिम वेग वहीं पर रुक जाती है, तो कील का अंतिम वेग क्या हो गया? 0। तो पूछ रहा है बताइए कील में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ और जो आघात हुआ वो कितने समय के लिए हुआ, जो कील पर आघात मारा गया उसको कितने समय के लिए हुआ और उस पर आवेग कितना लगा। तो देखिए कैसे निकलता है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हम जानते हैं v² = u² + 2as, अंतिम वेग 0, अब प्रारंभिक वेग 10 है, प्लस 2a, यस की वैल्यू है 0.1, यह हो जाएगा -100 = 2a × 0.1। तो a = होगा -100/2 × 0.1, यह हो जाएगा 50, तो यह हो जाएगा -500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आ गया? -500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या हुआ? मंदन हुआ, यानी कील के वेग में क्या हो रही है? धीरे धीरे कमी हो रही है। ठीक, अब आता है टाइम, पूछ रहा है बताइए टाइम कितना लगा उसको, उस पर प्रघात का समय कितना है। तो नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 में देखिए v = u + at, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 10 इंटू a की वैल्यू है प्लस है, a की वैल्यू -500 इंटू t, तो t = कितना हो जाएगा? -10/-500, तो t = हो जाएगा 1/50 सेकेंड या 0.02 सेकेंड। इतने समय के लिए प्रघात लगा उस पर। अब पूछ रहा है बताइए उसका ये जो है उस पर आवेग कितना हुआ। आवेग, तो आवेग को ज्ञात करने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, I = होता है संवेग में परिवर्तन, यानी प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, यम कॉमन, और u प्रारंभिक वेग है 10 -0, तो आपका जो है m की वैल्यू है 1 × 10 = 10 न्यूटन सेकेंड, 10 न्यूटन सेकेंड।